गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट के प्रथम अध्याय कब, कहाँ और कैसे के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने भारत की यात्राएं, इतिहास, इसके बारे में जाना और समझा था। इस चैप्टर का, इस अध्याय का आप लोगों का अगला चैप्टर था अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रांति। यानी दुनिया में 18वीं सदी में बहुत सारे परिवर्तन हुए। क्योंकि हम इसको आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। 1750 ईस्वी यानी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मध्यकाल से जो चलता है उसको मध्यकाल मानते हैं और उसको हम आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। 18वीं शताब्दी में आपको यूरोप में दो बड़े परिवर्तन हुए, जिसमें एक अमेरिकी क्रांति और एक फ्रांसीसी क्रांति महत्वपूर्ण है। अमेरिका जैसे जैसे यूरोप के अन्य देश मजबूत होते गए, उत्पादन बढ़ता गया, बाजार की आवश्यकता बढ़ती गई, तो उन लोगों ने धीरे धीरे अन्य देशों पर बाजार के लिए अपना कब्जा करना शुरू किया। उसमें अमेरिका भी था, फ्रांस भी था। अमेरिका पर धीरे धीरे यूरोपीय देशों का धीरे धीरे अधिकार होने लगा। तो अमेरिका में रह रहे जो वहां के मूल लोग रह रहे थे, उन लोगों ने इनके खिलाफ क्रांति की घोषणा कर दी। यानी इनके खिलाफ, इनके शोषण के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाना शुरू कर दिया, आंदोलन करना शुरू कर दिया। और ठीक उसी तरह आपको फ्रांस में भी वहां पर यूरोपीय अन्य देशों का भी अधिकार हो गया। तो वहां के जो छोटे छोटे शहरों में लोग रहते थे, जो एक जैसी भाषा बोलते थे, एक जैसा रहन सहन था जिनका, उन लोगों ने समझा कि ये मेरा अपना देश है, हम एक हैं, हम लोग का रहन सहन, हम लोग की बोलचाल, हम लोग की भाषा सब एक है, तो हम लोग में एक हैं। तो उन लोगों ने अपने भीतर मन ही मन एक अपने आप को एक देश, एक राष्ट्र के रूप में मानना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे इन लोगों के खिलाफ इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया, यानी क्रांति की घोषणा कर दी। और उसके बाद धीरे धीरे इन लोगों ने अपने क्रांति में जीत हासिल किया और वहां पर अपना गणराज्य स्थापित किया, अपना देश स्थापित किया। इन दो क्रांतियों का आपको विश्व के और भी देशों पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। जगह जगह जैसे जैसे यूरोपीय अन्य देशों पर भी अपनी उपनिवेश स्थापना किए थे, अपना साम्राज्यवाद चला रहे थे, वहां भी उन देशों में भी धीरे धीरे फ्रांस और अमेरिकी की क्रांति को देखकर वहां भी धीरे धीरे क्रांति सुलगने लगी, आंदोलन शुरू हो गए। और धीरे धीरे वो देश साल दर साल अनेक अन्य सालों में अपना अपना गणराज्य घोषित किया और उन्होंने अपनी जीत हासिल की। और धीरे धीरे विश्व के सभी देशों में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। क्योंकि विश्व के लगभग सभी देशों में यूरोपीय देशों का किसी न किसी देश का अधिकार था, साम्राज्यवाद था, उपनिवेश कायम था। तो इस क्रांति, फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति के कारण ये पूरे विश्व के सभी देशों में इस प्रकार की क्रांति की शुरुआत हो गई और आंदोलन शुरू हो गए। उसके बाद आधुनिक भारत, आधुनिक काल एवं हमारा देश। जैसे जानते हैं आधुनिक काल जब आया 1750 ईस्वी से हम आधुनिक काल मानते हैं, तो उस समय यूरोपीय देश विश्व के कई देशों पर उन्होंने अपने बाजार की उपलब्धता के कारण, अपनी उत्पादन की हुई माल की खपत के कारण बाजारों को तलाशना शुरू किया। ठीक उसी समय इंग्लैंड की भी नजर भारत पर पड़ी और वो लोग भी यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए। हम जानते हैं हमारे देश में भी अंग्रेजों ने शासन किया है, तो वो लोग भी व्यापार करने आए। और व्यापार करने के साथ साथ उन लोगों ने यहाँ पर अपने सारे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सब चीजों पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। राजाओं को एक दूसरे से लड़ाकर, अपने में मिलाकर और धीरे धीरे उनके पदस्थापित पद से हटाने लगे और धीरे धीरे उनका साम्राज्य अपने संरक्षण में लेकर और वहां पर अपना शासन करने लगे। और हम जानते हैं कि अंग्रेज हमारे यहाँ लगभग 200 वर्षों तक शासन किए हैं। इतने लंबे वर्षों तक उन्होंने हमारे देश को लूटा है, शासन किए हैं। हमारे देश की हर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति पर उनका नियंत्रण रह चुका है। तो ये शुरुआत हुआ, लेकिन बाद में जैसे जैसे अन्य देशों में क्रांति की सुलगी, आज उसी तरह भारत में भी क्रांति की रात सुलगी, जहाँ भी गणराज्य घोषित कर
करने का समय आ गया और इन्होंने लड़ाई लड़ी, भारत के लोगों ने, शांति हुई और तब जाके भारत भी आजाद हुआ। उस समय उन लोगों में अंग्रेजों ने इसको उपनिवेशवाद कायम किया, क्योंकि अंग्रेजों का एक से लगभग 50 देशों पर अपना साम्राज्य स्थापित था, यानी अंग्रेज कम से कम 50 देशों पर अपना शासन कर रहे थे, अन्य देशों पर। तो उन्होंने, उनका उपनिवेश सबसे अधिक था, यानी किसी देश द्वारा, एक देश द्वारा किसी अन्य देश पर उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति पर नियंत्रण हो, अधिकार हो, तो इसको उपनिवेशवाद कहते हैं। तो उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई बहुत 1817 में। जेम्स मिल ने 1817 में एक दार्शनिक थे, एक लेखक थे, एक विचारक थे, जेम्स मिल। उन्होंने भारत को 3 भागों में बांटा था, एक अंग्रेज, दूसरा मुस्लिम समुदाय और तीसरा हिंदुस्तान का साम्राज्य। इन्होंने 3 स्थितियों में बांटकर इसकी गणना और इसको अपनी रचना में लिखा है, इसके बारे में जाना है, जिससे हमको पढ़ने से जानकारी मिलती है। जेम्स मिल को यह लगता था कि एशियाई देश प्रगति और सभ्यता के सामने यूरोप से काफी पीछे थे, क्योंकि भारत अनेकता में एकता का देश है। यहाँ पर भारतीय परंपराओं के अनुसार यहाँ पर जीवन यापन चलता था, और चूंकि यूरोप के देश थे वो काफी आगे थे, हर चीजों में आगे थे। वो उत्पादन, वहाँ औद्योगिकीकरण हो चुकी थी, वहाँ बड़े बड़े मशीनों का आविष्कार हो चुका था, बड़े बड़े स्तर पर उत्पादन होते थे। इन स्थितियों को देखते हुए बहुत ही भारत अन्य यूरोपीय देशों से बहुत ही पीछे था, और यूरोपीय देश इनसे काफी अच्छे थे। जेम्स मिल का यह मानना था कि यूरोपीय देश एशियाई देशों से बहुत ही अच्छे थे। अब अगला टॉपिक आपको इतिहास को जानिए। इतिहास को जानिए, आप लोगों ने देखा होगा भारत जैसे संग्रहालय रखा गया है, म्यूजियम जिसको बोलते हैं। आप वहां जाइए, आप देखिएगा प्राचीन काल की हर तरह की मूर्तियां, बर्तन, राजाओं के कपड़े या और भी कई तरह की चीजें रखी हुई हैं, वो हमारे इतिहास को जानने के लिए मिलती है। इतिहास का किताब पढ़ने से हमको इतिहास की जानकारी मिलती है। बड़े बड़े लेखकों को लेखन या उनकी आपको लेखक जो किताबें हैं उससे हमको इतिहास की जानकारी मिलती है। सरकार द्वारा हर जिले में स्थापित आपको एक रिकॉर्ड रूम होता है, जिसमें इतिहास के कुछ उस क्षेत्र के, उस जिले के इतिहास के कुछ रिकॉर्ड रखे जाते हैं, उनसे हमको इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इस तरह से हम इतिहास के, अपने इतिहास के बारे में जान सकते हैं, इतिहास के चीजों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल और वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे आत्मकथा और जीवनी के संबंध में अपने शिक्षक की सहायता से क्या सहायता ले सकते हैं हम। तो इस चीज को, इस टॉपिक को, अगला जो भी टॉपिक है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इतना आज के वीडियो में इतना के लिए काफी है। आप लोग इसको अच्छे से समझिए, किताब का जरूर सहारा लीजिए, किताब जरूर पढ़िए। किताब पढ़िएगा और वीडियो देखिएगा तो उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा, आपको ज्यादा आसानी होगी पढ़ने में। और कोई प्रश्न उत्तर आपके मन में आता है और उसका आंसर मिलता है, किताब से कोई प्रश्न उत्तर मेरा वीडियो देख के उसमें आंसर मिलता है किताब से, तो आप उसको अपने नोटबुक में बिल्कुल लिख सकते हैं, और जिससे आपको अगले क्लास तक ये आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, उसको पढ़ने और समझने में काफी आसानी होगी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग और पढ़ेंगे। धन्यवाद।